हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है। मतलब हर सेक्टर हर सेगमेंट में, जैसे कि अगर आप देखें किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड अगर आप जाएं, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखें, CUET, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट प्रोग्राम पूरा मॉड्यूल आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन देता है एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई पेड वर्जन ट्रायल वर्जन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट या हिडन चार्जेस नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है विद द मैग्नेट ब्रेन्स www.magnetbrains.com के साथ। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है स्टूडेंट्स, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इनइक्वेशंस, इक्वेशंस, फंक्शंस। ये जो हमारा ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें आज रिजॉल्व करेंगे आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में, जिसका नाम है स्टूडेंट्स ग्राफ्स एंड फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ग्राफ्स अभी तक हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सारे फंक्शंस के ग्राफ को देखा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, रेंज और डोमेन को रिकॉल किया जो हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, और अच्छे से हर चीज़ को समझा कि कोई ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, वैल्यूज़ कैसे निकल के आती हैं, और चीज़ें कहाँ पर कैसे रिमूव होती हैं, चीज़ें कहाँ पर कैसे शिफ्ट होती हैं, चीज़ें कहाँ पर कैसे वैरी कर रही होती हैं। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में की। उसी कहानी को आज और आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, ताकि एग्जाम्पल से चीज़ें और कंसोलिडेट हो सकें। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए ग्रेजुअली कुछ और फॉर्मूले भी एक्सप्लोर करेंगे कि देखो फॉर्मूले ये होते हैं और ये बनते कैसे हैं, उस पर भी हम बातें करेंगे। बट विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे पहली और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एक चैप्टर पर एक चैप्टर, हर एक सिंगल चैप्टर के एक टॉपिक पर बहुत डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं। हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आपके हर कंसेप्ट के एप्लीकेशंस आप सीख पाएं और आप कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप कर पाएं, जो IIT JEE मेंस और एडवांस इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम इंश्योर करेंगे कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक पर आपको DPP प्रोवाइड की जाए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, जिसके थ्रू आप उसे और कंसोलिडेट कर पाएँ, क्वेश्चन सॉल्व करके आप उन्हें और प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि वो टॉपिक आपका और अच्छे तरीके से मजबूत हो पाए। ना सिर्फ उस पर आपको DPPs प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स, बल्कि उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको हमारी वेबसाइट पर magnetbrains.com पर ईजिली एक्सेसिबल होंगे। यानी कि थ्योरी, DPP और फिर उसके सॉल्यूशंस भी। हम इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि हर टॉपिक पर हमें अलग अलग मीडियम्स के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन से आपको एक्सपोजर दें, ताकि हर चीज़ से आप डील करना सीख पाएँ। आप कॉन्फिडेंटली हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज हों, ताकि आप क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल करें और कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स हम इंश्योर करेंगे कि हम आपको JEE मेंस और एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इस एग्जाम को लेकर, और इस एग्जाम को एक्चुअली आप समझ पाएँ उन पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। हालांकि हम यहीं से वो शुरुआत कर देंगे और आते आते यहाँ पर एग्जैक्ट वही जो क्वेश्चंस पूछे गए हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि कितना आसान है अगर चीज़ें सही तरीके से पढ़ी जाए, सही तरीके से समझी जाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम इंश्योर करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, उन्हें भी रिजॉल्व करें। यानी आपके जो भी कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स, आप उन्हें हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। लिंक पर क्लिक करिए, अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड करिए, फोटोग्राफ क्लिक करिए डाउट का प्रॉपर रिजोल्यूशन में, उसे प्रॉपरली क्रॉप करिए और प्रॉपर रिमार्क के साथ कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं लिखकर भेजिए। एक सारे डाउट्स कंबाइन होने के बाद कंपाइल करके उन्हें एक साथ हम एड्रेस करेंगे, उन सारे डाउट्स को भी हम रिजॉल्व करके आपको दे देंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट, बल्कि अगर कोई जेनरिक सी क्वेरी, कोई सिंपल सा डाउट है, कोई नॉर्मल सी परेशानी है, आप कमेंट में लिख दीजिए। आपके उन डाउट्स को भी हमें जब भी वक्त मिलेगा पढ़कर डेफिनेटली आंसर करेंगे। चिंता मत करिए, हर चीज़ आपकी, हर परेशानी आपकी एड्रेस और एक्नॉलेज होगी। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आप अपने चैप्टर्स की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाओगे। मतलब आप देख पाओगे कि इस चैप्टर पर आपने कितने अच्छे से तैयारी कर ली है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप खुद का सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवैल्यूएशन कर सकते हैं चैप्टर वाइज। आप देख सकते हो कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, किस सेक्शन को और रिवाइज कर लेना चाहिए, कहाँ पर और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट देकर। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आपको वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स गाइड करते रहेंगे, हर वो चीज़ से लेकर जो आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर बुक्स को लेकर गाइडेंस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, शेड्यूलिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम है, लेक्चर्स कैसे देखना है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, टेस्ट कैसे देना है,
शॉर्टकट्स, टेक्निक्स, हर वो चीज़ या फिर कोई एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, हर चीज़ आपको बताते रहेंगे ताकि नॉन अकेडमिक्स कोई भी इशू आपको बदर ना करे और अकेडमिकली आप पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई या प्रिपरेशन जारी रखें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी क्रिएट होंगे, यानी हर एक चैप्टर एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, एक क्रिस्प मैनर में आपके लिए पूरे तरीके से वन शॉट रिविजन क्रिएट होगा, जिसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आखिर में आप अपने हर चैप्टर को एक वन शॉट रिविजन के थ्रू रिवाइज करके वापस जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि जब आपने एक बार पढ़ा और रिविजन किया तो हर चीज़ आपकी थरली हो जाए और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएं कि कोई भी अपना सब्जेक्ट या चैप्टर नहीं छोड़ा है। इस भरोसे के साथ आप हर पेपर को, हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। बल्कि सर हम आपको ये भी देने वाले हैं स्टूडेंट्स कि आप ऑनलाइन मॉक्स भी दें, यानी कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि वो जो एग्ज़ाम जिसे आप फेस करने वाले हैं वो कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकें आप इन मॉक्स के दौरान ही, ताकि वहाँ पे आप अपने स्कोर को बेस्ट फॉर्म में ला पाएँ, अपना परसेंटाइल बेस्ट निकाल पाएँ, अपना रिजल्ट बेस्ट ला पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और डिस्कस करेंगे कि आज हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आज हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे आज का पहला क्वेश्चन, और आई होप आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले आप एक बार इसे ट्राई करें। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लेकर आए। जल्दी से मुझे आंसर लिखकर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे वर्कआउट करना है। बाकायदा आंसर्स के साथ मुझे ये भी बताना कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की और कैसे आपने इसे फिगर आउट किया। तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि हम इन लेक्चर्स को, इन सेशंस को बाई डायरेक्शनल बना के रखें, इन्हें इंटरैक्टिव बनाएं, इन्हें डायलॉग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें ताकि समझ पाएं हम फीडबैक लेकर कि एग्जैक्टली जो हम कन्वे करना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, वो बात वहाँ तक रेसिप्रोकेट होती है या नहीं। तो जो भी आप चीज़ें समझ रहे हैं लिखते ज़रूर चलिए कमेंट में, ताकि हम समझ पाएँ आपके कमेंट्स पढ़कर कि हाँ चीज़ें वैसी ही कन्वे हो रही हैं जैसी हम चाह रहे हैं। तो जल्दी से मुझे लिखकर बताइए कॉमेंट में कि इसका क्या आंसर है और आपने क्या अप्रोच यूज़ की, फिर हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो पॉज करके आप ट्राई ज़रूर करते हैं। जैसे हम शुरुआत से समझते आ रहे हैं कि आंसर आए या ना आए वो भी एक अलग मसला है। इस इनिशियल स्टेज पर हमारा कंसर्न होना चाहिए कि हम अटेम्प्ट करें, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट है वो हम डेवलप करें और हर क्वेश्चन से लड़ना सीखें, हर क्वेश्चन से जूझना सीखें, उसके साथ फाइट करना सीखें, और वही अभी फिलहाल कंसर्न है ना। और कंसिस्टेंसी इज द की, बस बने रहिए, बस करते रहिए ट्राई, है ना। कहीं नहीं जा रही हैं चीज़ें, होंगी, है ना, कहीं ना कहीं होंगी, बस बने रहो, लगे रहो, टिके रहो। तो क्या बोल रहा है वो सर, बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद ये क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा कि सर ये इतना आसान क्वेश्चन था, और आपके पास उस क्वेश्चन को करने के इतने सारे तरीके होंगे कि आप सोचोगे सर ये लंबा मेथड क्यों करें, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, वैसा भी तो कर सकते थे। तो अगेन मेरे हाथ थोड़े से अभी बंधे हुए हैं, क्योंकि अभी तक आपको जितनी चीज़ें पता हैं उसी के बेसिस पर हम इस आंसर को इवैल्यूएट करेंगे। हम अभी वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो आपको अभी पढ़ाई नहीं गई हैं। खैर आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एक छोटी सी हिंट देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका हो सकता था। खैर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, वरना आंसर 1 हो जाता, ये आइडेंटिटी बन जाती। आई होप ये सारी बातें आपको याद है। तो ये है कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर एक छोटा सा काम ये करते हैं कि मुझे जितना समझ आ रहा है, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की राह पर बढ़ सकता हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए बहुत ध्यान से। सर एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा कैसा रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा कैसा रखता हूँ, लेकिन ये कॉस टू द पावर 4 थीटा को क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आई होप ऐसा कर सकते हो। ये मन में सोचना है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लिखना अवॉइड करना है, कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट फिगर आउट करना है। मतलब मन में क्लिक हो जाना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को अब मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास साइन थीटा में अवेलेबल हो। आई होप आप मोटिव समझ पा रहे हो। सर अगर ऐसा चाहा तो अगली स्टेप क्या निकल के आएगी सर? सर जो अगली स्टेप निकल के आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिखूँ तो मैं लिखूँगा इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की। हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर एक्सपांड करूँ तो मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ कि मैं इसे लिख पाता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना है स्टूडेंट्स 1, ये कितना है स्टूडेंट्स एक और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये सारी आपको बातें समझ आई और यहाँ तक कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक छोटा सा काम ये करते हैं सर, बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जो मुझे नजर आ रही है सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। पहले तो ये वाली स्टेप, इसे मैं ऐसा कैसे लिखता हूँ, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 1,
तो हमारे पास एक तो एक्सप्रेशन क्या है सर, एक तो एक्सप्रेशन है साइन टू द पावर 4 थीटा, और एक मुझे दिख रहा है +1, है ना। और मुझे क्या दिख रहा है सर, एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, साइन टू द पावर 4 थीटा +1 -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मैं चाह रहा हूँ अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है सर, अगर आप कुछ चीज़ें सोचना चाहें। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखाना चाहूँ तो हाँ सर, ये मुझे ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मैं इसे ए स्क्वायर जैसा बना सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो सर। यहाँ पे अगर मुझे 2ab बनाना है, अगर यहाँ पे मुझे 2ab बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इस बात को समझो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सा मसला है, इस बात को ऐसे समझो। जैसे सर साइन टू द पावर 4 थीटा को तो मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर हम बना लेंगे, पर पहले मैं चाह रहा हूँ आपसे कि क्या मुझे आप 2ab बना के दे सकते हो। तो सर अगर मैं -2ab को देखना चाहूँ तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सर साइन स्क्वायर थीटा तो है, साइन स्क्वायर थीटा तो है, बिल्कुल है सर, मतलब ए स्क्वायर का जो है आपका ए स्क्वायर का ये जो 2ab बनाने की तर्ज पे ए तो मुझे मिल रहा है, पर 2 और b नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा काम करते हैं, क्या मैं यहाँ पर ध्यान से सुनना 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो शैलाई से कि मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब वो अनअफेक्टेड है, वो अभी भी वही है, 2 से 2 कैंसिल, वापस माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। तो अभी तक हमने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किए। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी सर, इससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट एक नई चीज़ जनरेट होगी कि सर ये जो है ये आपका क्या बन जा रहा है सर, ये टर्म बन जा रही है ए स्क्वायर, ये क्या बन जा रहा है सर -2ab, और यहाँ पर b क्या है सर, यहाँ पर b है ये, मतलब अभी आपको b स्क्वायर की भी ज़रूरत है। आई होप आपको पॉइंट समझ आए। तो सर अगर b स्क्वायर की ज़रूरत है तो b स्क्वायर क्या होगा सर, अगर आपने b मान लिया है 1/2 है तो b स्क्वायर क्या होगा सर, b स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स, b स्क्वायर कितना होगा 1/2 का स्क्वायर। और अगर आपने b स्क्वायर ले आए सर पिक्चर में, तो आपको अगर कोई वैल्यू ऐड करनी थी तो वही वैल्यू सबट्रैक्ट भी करनी होगी ताकि आपकी इक्वेशन अनअफेक्टेड रहे। तो सर अगर 1/2 का स्क्वायर ऐड किया है तो शैलाई से 1/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना होगा, 1/4 सबट्रैक्ट करना होगा। और सर एक चीज़ आप भूल रहे हो कि इसमें +1 भी है, इसमें +1 भी है, उसे मत इग्नोर करिए। आई होप मैंने चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ नहीं बना दिया है, आपको चीज़ें समझ आ रही है। ये प्रोसेस करने का क्या रीज़न है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर होगी, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर से हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या कि देखो ध्यान से, ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये कुछ हल्का सा पार्ट जो हमें एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐड की तो कुछ चीज़ें सबट्रैक्ट भी करनी होगी, और जो बचा हुआ पार्ट था वो तो ऐसा कैसा रखना होगा। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, एक सेकंड के लिए इसे बहुत ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये कितना हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी, a कितना है स्टूडेंट सर, a है साइन स्क्वायर थीटा, सर b कितना है सर, b है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का स्क्वायर, ये आपका बन जाता है ये वाला एक्सप्रेशन। इससे फायदा क्या होगा अब भी आपको दिखेगा। और यहाँ क्या दिख रहा है सर, -1/4 प्लस 1 -1/4, अगर 1 में से 1/4 सबट्रैक्ट किया तो 3/4 बचता है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा +3/4, ये आपका एक्सप्रेशन है। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस बात से पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। सर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, सर ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर +3/4। अब अगर आपसे कोई पूछे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि सर सिंपल सी बात है, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम कितना हो सकता है सर, ये एक्सप्रेशन मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, ये एक्सप्रेशन मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से अगर कम करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम नजर आ रही है स्टूडेंट्स। अगर 0 से कम करने की कोशिश की तो आप नेगेटिव बना तो जरूर लोगे अंदर वाले पार्ट को, बट उसका स्क्वायर इसको वापस पॉजिटिव बना देगा और उल्टा वो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी 0 से। तो इवेंचुअली मुझे रियलाइज हो रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर कुछ मिलता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब सर इस एक्सप्रेशन की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, इस एक्सप्रेशन की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो परफेक्ट स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 0 + 3/4 मुझे एक वैल्यू देगा 3/4, जो कि इस एक्सप्रेशन की मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं एक और नज़रिया आपको देना चाहूँ, एक और व्यू पॉइंट आपका डेवलप करना चाहूँ, तो सर क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो? बेशक आप निकाल सकते हो। आप इसलिए निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है। मेरी बात सुनना है स्टूडेंट, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो ध्यान से सुनो। सर मुझे पता है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है सर,
वो -1 से 1 के बीच होता है। बहुत ध्यान से सुना, अगर साइन थीटा -1 से 1 के बीच होता है तो सर इनके बीच की सारी वैल्यूज़ को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो सर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सर बेशक ये 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि अब जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उनका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी 0 और मैक्सिमम कितनी होगी 1। ठीक है सर, अगर साइन स्क्वायर थीटा आपका 0 से 1 के बीच होता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा -1/2 कहाँ से कहाँ तक होगा? तो सर मैं अगर कहना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा -1/2 तो मैं तीनों तरफ -1/2 करता हूँ, तो कितना हो जाता है -1/2। ये कितना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा -1/2, और ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है 1 -1/2। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट? बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं। साइन थीटा -1 से 1 के बीच होता है, लेकिन मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो -1 से 1 के बीच की सारी टर्म्स को अगर स्क्वायर कर दे तो वो टर्म्स कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 तक। बड़ी बेसिक सी बात है। सिमिलरली अगर मैंने तीनों तरफ 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा? -1/2 साइन स्क्वायर थीटा -1/2 और ये 1 -1/2। यानी मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो कितना हो जाता है? -1/2। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा -1/2, और ये क्या हो जाता है सर? 1 -1/2 यानी क्लियरली 1/2। आई होप आपको ये बात समझ आई और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या कंसर्न नहीं है। यहाँ तक आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ आई। अब सर एक और बात, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप तो किस में इंटरेस्टेड हो? इसके स्क्वायर में। और अगर मैं इसके स्क्वायर में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ? हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसा लिखें, मैं चाहता हूं कि आप उसको देखकर ही वर्कआउट कर लें। खैर हम वो तरीका भी सीखेंगे, बट फिलहाल ये स्टैंडर्ड प्रोसेस समझ लो ताकि कुछ हो ना हो, ये तो आपके पास हो। अगर वापस तीनों तरफ स्क्वायर किया तो सर मुझे ये बता रहा है कि -1/2 से 1/2 के बीच में होगा। अगर ये कह रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में होगा तो सर इसका स्क्वायर क्या होगा? वापस -1/2 से 1/2 के बीच की सारी वैल्यूज़ का जो स्क्वायर होगा वो 0 से 1/2 का, मतलब -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यूज़ का स्क्वायर क्या कर देंगे? तो नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू वापस क्या मिलेगी? 0, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि क्या? 1/4। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो मैं एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, यानी क्या है स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा -1/2, ये जो है आपका एक्सप्रेशन, ये जो है अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ? स्क्वायर, तो अगर ये -1/2 से 1/2 तक है तो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर 0 से 1/2 के स्क्वायर तक मुझे मिलेगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो 0 से 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 तक मिलेगा। यानी वही बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1/4। लेकिन सर हम इस एक्सप्रेशन को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम किसे ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं +3/4। तो अब क्या करना है आप खुद सोच के बताओ। सर कुछ नहीं करना है, अब आपको इसमें 3/4 तीनों तरफ ऐड कर देना है। अगर यहाँ ऐड किया तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर +3/4, और अगर यहाँ ऐड किया 1/4 + 3/4 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई होप आपको दिख रहा है। 1/4 + 3/4 कितना? 4/4, 4/4 यानी कितना स्टूडेंट्स? 1। तो मैं इसे हटाकर यहाँ पे सीधा आई थिंक 1 लिख सकता हूँ। इसको लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो क्या आपको समझ आया? ये वो एक्सप्रेशन जो हमारा क्वेश्चन था उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या सच में इतना करने की ज़रूरत थी? क्या इसको ऐसे नहीं सोच सकते थे सर कि देखो आप ध्यान से, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ जो कि होगा 0, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर इस परफेक्ट स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैक्सिमाइज करना है तो प्लीज़ इस बात को समझो। सर ये जो डिफरेंस है इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगर इस डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है समथिंग माइनस समथिंग, बट ये एक्सप्रेशन वेरिएबल है और ये स्टैटिक है, तो ये तो फिक्स्ड है, उसमें से इतना घटना तो तय है, लेकिन ये हम बढ़ा सकते हैं। मतलब सोचो ना, ये डिफरेंस मुझे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सर ये तो फिक्स है, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे बड़ी से बड़ी वैल्यू बनाऊं, और साइन स्क्वायर थीटा बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगा? अगर साइन थीटा होता तो बात अलग होती, ये साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। सर साइन थीटा अगर -1 से 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 होगा, और 0 से 1 के बीच की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। 1 - 1/2 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 + 3/4 विल बी 1। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप सिर्फ इसे देख कर ये आंसर मार्क कर सकते थे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो ऑब्वियसली एक टेक्निक तो हमारी कि हम ऑब्जर्वेशन से आंसर देते हैं, जैसे ही कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिखे तो अगर हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बना पाए हैं तो हम उन अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे आंसर लिए। जैसे ये जो होगी आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये जो होगी स्टूडेंट्स ये आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसे आप आंसर निकाल सकते थे, कोई डाउट, कोई हेजिटेशन, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। पर
बेशक अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने शायद ये तरीका ज़रूर अप्लाई किया होगा, और अगर कुछ क्लिक हुआ या ना हुआ होगा तो आपने बेशक ये किया होगा। मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपने क्या इंट्यूटिव अप्रोच यूज़ की, क्या वर्बली जो सोच पाते हैं हम अपनी फिंगर टिप्स पे हवा में चीज़ें कैलकुलेट करने वाली प्रोसेस आपने यूज़ की, क्योंकि दिस इज़ अबाउट बीइंग लॉजिकल। यस, बीइंग सिस्टमैटिक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आप गलती नहीं करते, यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है। बट हाँ, जब आप इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच लेते हो तो शायद कभी कभी कुछ एरर हो जाता है। बट जब मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो तो गलती कैसे होगी? तब तो आपने हर एक रूल अप्लाई किया, हर एक लॉजिक सही बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट इंट्यूशन में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको चीज़ें सोचनी होगी। अगर आप ऐसा सोच पाते हैं तो इस सोच को और बढ़ावा दीजिए, इस सोच को और अप्रिशिएट करिए, इस सोच को और ज़्यादा इंप्रूव करिए। इसी तरीके से सोचिए और इसी तरीके से आंसर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें चीज़ें जल्दी सोचनी होंगी, हमें चीज़ें इफिशिएंटली सोचनी होगी, हमें इफेक्टिवली जल्दी से आंसर्स लाना करना शुरू करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए स्टूडेंट्स, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता पा रहे हैं कितनी, 3/4 इन 1। आई होप सभी का स्टूडेंट्स यही आंसर आया था। मुझे कमेंट में लिख के बताना कि कितने स्टूडेंट्स का सही आंसर आया था और उन्होंने कौन सी अप्रोच यूज़ की, वो स्टैंडर्ड, सिस्टमैटिक या फिर इंट्यूटिव। लिखिएगा स्टूडेंट्स कमेंट में। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं अब हमारे अगली चीज़ की तरफ, और अगला भी एक हमारा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। जैसा हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, क्वेश्चंस को देख के घबराने या डरने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यकीन करो आपको ये सब आता है, आपको ये सब आता है। तो जल्दी से मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर मार्क करेंगे। क्विकली इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करते हैं, है ना। देखो बहुत हद तक एक आसान सा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी वापस अप्लाई करूं तो घबराना मत स्टूडेंट्स। मैं जो बार बार आपके सामने बना रहा हूं ना, अभी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने आपको भी पढ़ाया है और अभी आपको समझाया है। तो अभी आपको जैसा मैं दिमाग में सोचने को बोलूँ वैसा वैसा शायद आप ना सोच पाओ। तो जो मैं विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ कि दिमाग में देखो ऐसा ऐसा सोचो, ऐसा ऐसा करो, वो मैं लिख देता हूँ। पर एक टाइम के बाद आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सर ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ पे होगा, सर पाई लगाए तो एंगल चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, माइनस प्लस साइन देख लेना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और आप आंसर लिख दें। ऐसा फटाफट दिमाग में सोचते आना चाहिए, ऐसा हर बार बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट चूंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पर और आप चीज़ें समझ रहे हो, इसलिए मैं हर चीज़ बना देता हूँ, है ना। घबराना मत स्टूडेंट। जैसे ये है 0, हमें पता है π/2, ये कितना होता है स्टूडेंट्स पाई, और ये होता है 3π/2, और ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वापस कहाँ जाती है 2π पर, और ये घूमता रहता है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स क्वाड्रेंट वाइज π/2 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 बढ़ते रहते हैं। पर सर ये सब बातें क्यों कर रहे हो? आई होप ये सब बातें करने का कारण बड़ा सिंपल सा है। एक और बात जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सर अगर यहाँ पे कुछ हुआ, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ हुआ तो क्या होता है सर? याद करो स्टूडेंट, सर तब एंगल मतलब π/2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, 3π/2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, π/2 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। पर सर अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ हुआ, मतलब 0 या पाई में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, या 2π या 4π या 3π में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, या बेसिकली पाई के किसी भी मल्टीपल, इवन या आउट कुछ भी हो, पाई के किसी भी मल्टीपल में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो रेशियोज वही रहेंगे, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉसेक कॉसेक, सेक सेक ही रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है सर, जैसे कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि हमने पढ़ लिया है सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ रखा है सर कि साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने अभी जस्ट सीखा सर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और आई होप आपको ग्राफ्स के थ्रू भी ये याद आ रहा है कि यहाँ पर क्यू पॉजिटिव होता है। एंड येस ऑफ कोर्स सर, कॉस एंड जो सेक होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है सर, है ना। यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव होते हैं। चलिए इस टेबल को, बस इतने स्ट्रक्चर को भी अगर आप याद रख पाते तो आंसर्स बहुत फटाफट आएंगे। अब ये वाला पार्ट जो है ये ब्रेन में बैठना चाहिए। मैं बार बार बना ही से इसलिए रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए, ये वैल्यूज स्टोर हो जाएं, ये पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लो और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें। क्योंकि सर जब हम इसे देखेंगे तो एक क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है अगर वो टेबल हम फटाफट यूज़ करना जानते हैं। देखो क्या लिखा है सर, साइन 3π/2 माइनस थीटा, सर 3π/2, यानी जैसे ही यहाँ दिखा 3π/2 यानी π/2 का मल्टीपल, सर π/2 दिखा मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो पहले तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कॉस थीटा। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सर, अगर ये है 3π/2 तो 3π/2 कहाँ होता है स्टूडेंट, सोच के देखो सर, 3π/2 यहाँ होता है, 3π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया मतलब आप कहाँ गए सर, आप आ गए इस वाले क्वाड्रेंट में, और इस वाले क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं सर, इस वाले क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव।
आई होप आपको बात समझ आ रही है, बहुत डिफिकल्ट अब नहीं हो रहा है। सर अगर आप देखें अगला टर्म तो cos पाई बाई 2, सर cos पाई बाई 2 के कारण cos किस में कन्वर्ट होगा? सर cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन सर अगर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब सर पाई बाई 2 का होता है, आई होप आपको नजर आता है सर, ये होता है आपका पाई बाई 2 और प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपने शिफ्ट किया और आप यहाँ आ गए। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब आप कहाँ आ गए सर? आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सर अनफॉर्चुनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर तो कॉस है, तो कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। आई होप मैं आपको बहुत बॉदर नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही है और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट या कोई एरिया कंसर्न नहीं है। सर अगेन आप अगर ध्यान से देखो तो मुझे वापस, अगर यहाँ लिखा हुआ था साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। बीच में याद रखना स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन है, ये डिवीजन वाला साइन कंटिन्यूड नहीं है ना, टेक केयर ऑफ दिस, है ना। इस वाले पार्ट में हम वापस आएंगे, पर पहले हम इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा है 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा। एंड अगेन आई नीड नॉट टेल यू, पहले तो आप ये देख लो ये पाई है या पाई बाई 2? सर ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 के कारण 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट पे, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। अब प्लस या माइनस ये डिसाइड करेगा हमें पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। सर ये है आपका क्या सर? ये है आपका पाई बाई 2 और प्लस थीटा क्या मतलब आप वापस आके सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और अगर यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। आपको बात समझ आई? तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। आई होप बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत स्टैंडर्ड सी प्रोसेस है, और इसी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो इस तरफ क्या करेंगे सर? अगर आप ध्यान से देखें, आई होप ये सारी बातें समझ आ रही हैं। पाई बाई 2 के कारण 10 कॉट हुआ, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव होता है इसलिए उसको नेगेटिव बनाया, यहाँ पे लगाया माइनस साइन, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। आई होप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ भी साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ही निकाला था और वो कितना आया था? माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या स्टूडेंट्स? माइनस कॉस थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आई। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड करूँ इसे, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। 3 पाई बाई 2 यानी वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 इन कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 3 पाई बाई 2 के कारण कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन। आई होप आपको बात समझ आई। सर सेक पाई प्लस थीटा, सबसे खुशी की बात, सबसे अच्छी बात ये कि सर चूंकि ये सेक पाई है तो पाई के कारण सेक ही रहेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसे लिख दूंगा सेक थीटा। अब सर जहाँ तक बात है सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर फिगर आउट करना बहुत टफ टास्क नहीं है सर। पाई मतलब क्या? पाई मतलब आपका ये, और पाई प्लस थीटा मतलब आप थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो पाई प्लस थीटा मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये बात समझ आई। यानी आप यहाँ पर और यहाँ पर 10 इन कॉट पॉजिटिव होते हैं, और अगर यहाँ पर 10 इन कॉट पॉजिटिव होते हैं सर, तो 10 इन कॉट पॉजिटिव होने के कारण सेक का तो क्या होना चाहिए सर? सेक तो क्लियरली नेगेटिव ही रहेगा। आई होप ये बातें आपको समझ आई। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए स्टूडेंट्स, कमेंट में लिख दीजिएगा। आई होप अब ये पार्ट आप बहुत इजीली वर्कआउट कर लेते हैं, है ना। इस पार्ट को ज़रा सिंप्लीफाई करिए और मुझे आंसर लिख के बताइए आप कि आपके आंसर लेकर आ रहे हैं, वरना फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इस पार्ट का आंसर लिखिए स्टूडेंट्स। आई होप अब ये गेम बस सिंप्लीफिकेशन का रह गया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डील करते आता है, प्लस माइनस साइन से खेल करना है और आंसर लेकर आना है। तो जल्दी से देखते हैं क्लास क्या क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं। जैसे पहला सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऑब्जर्वेशन जो आपने किया होगा सर, एक छोटा सा काम ये करो पहले तो आप, आई थिंक ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, जितना हो सकता है उतना तो हटाते हैं सर। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब क्या बच रहा है उसको समझते हैं सर। ये है कॉस और ये माइनस साइन, ठीक है सर। इसको ऐसा कैसे रखते हैं, यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा और यहाँ पर लिखा है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को आगे लगा के यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख देता हूँ सर। डिनोमिनेटर में एक मज़ेदार सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है सर? सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद है स्टूडेंट्स? तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा? मैं इसे लिखूँगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और वो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। और यहाँ पे माइनस साइन और लगा हुआ है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर ये माइनस साइन लगा हुआ है तो सर सेक थीटा क्या होता है? सर सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर यहाँ कॉस थीटा लगा हुआ है तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा एक कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, और एक और सेक थीटा को अगर मैं ऊपर लाता हूँ तो वो भी कॉस थीटा बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनने वाला है सर। एक काम करते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो अब क्या क्या नजर आ रहा है सर? सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास क्या सर? यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, जो मैं दिखाना, कहना या बोलना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सर ये क्या बन जा रहा है? प्लस साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये बन जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको कुछ समझ आया स्टूडेंट, जो मैं कहना, बोलना या समझाना चाह रहा हूँ? बड़ी साधारण, बड़ी आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज गोइंग टू बी -1। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बॉइल डाउन एज -1। पर ये -1 तब आएगा जब आपको क्या पता हो स्टूडेंट्स? जब आपको ये क्वाड्रेंट थ्योरी पता हो, ये टूल अच्छे से यूज़ करते आता है। क्योंकि सोच के देखो, अगर ये टूल अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चंस को कितना इजीली सिंप्लीफाई कर लोगे और आंसर्स कितना जल्दी ले आओगे। बस हाँ,
ये याद रखना है कि कब कौन कहाँ कैसे कन्वर्ट होता है, कौन सा सिग्नेचर यूज़ करना होता है। बस अगर ये बातें पता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशंस पर, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स पर। ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल काम के फॉर्मूले हैं। मतलब ये इतने ज़रूरी फॉर्मूले हैं कि मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि पूरा 11th एंड 12th कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी फॉर्म में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, या फिर अगर आप स्टैटिस्टिक्स में भी जाओ, मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे चैप्टर की भी बात करो, या अगर आप बात करो आपके वेक्टर्स 3D, आप 2D की भी बात करो, या फिर अगर आप कहीं भी बात करो, तो ये फॉर्मूले किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। तो अभी से इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब ये कैसे याद रखने हैं, प्रैक्टिस के थ्रू, वो हम करेंगे, पर ये कैसे बने पहले उस पर बात कर लेते हैं। खैर, अगर वो बात याद ना भी रहे कि कैसे बने, या वो बात हल्की सी सुपरफिशियली भी समझ ली जाए, तो ये बात याद ज़रूर रखी जाए कि ये क्या फॉर्मूले हैं और इन्हें कैसे याद रखा जाना है और इन्हें क्या यूज़ करना है, मतलब इनको कैसे अप्लाई करना है। तो इसी बात को समझते हैं। पहले इन फॉर्मूलों का एक ओरिजिन समझते हैं कि चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो मैं एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार सी बात है, इसे बहुत अच्छे से सुनना। जैसे सर मान लो आपके पास क्लियरली क्या होगा सर, एक तो होगा आपके पास क्लियरली एक्स एक्सिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, है ना। ये क्या होगा सर आपका एक्स एक्सिस, जिसे मैं वापस से बना देता हूँ, है ना। और अगर ये हुआ सर, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ गोइंग टू बी द वाई एक्सिस, है ना। और अगर सर ये आपका वाई एक्सिस है तो सिमिलरली मुझे एक्स एक्सिस भी दिखाई देगा कहीं ना कहीं। और ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाने वाला है सर एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास मान लेते हैं एक सर्कल है, सर्कल कुछ ऐसा सा होगा स्टूडेंट्स, और फॉर्चुनेटली लेट्स से सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। आपको बात समझ आ रही है। मतलब मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1, है ना। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बिना पढ़े भी चीज़ें समझने की कोशिश करना, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। उसमें कुछ कंसेप्ट्स मैं ऐसे यूज़ करूँगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को देखना, घबराना मत, चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। पहली बात एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट कि सर अगर मैं यहाँ पर चीज़ें ध्यान से देखूँ तो मेरा एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये नज़र आता है कि सर मैं एक एजम्पशन पे काम करना चाहता हूँ कि मान लेते हैं सर ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये ओरिजिन से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये है लेट्स से 1 यूनिट। तो ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये यूनिट रेडियस का है। यूनिट रेडियस मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसकी जो रेडाई है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1, है ना। एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा। अब मैं इसी बात पर आपको चीज़ें समझाना चाहूँ तो क्या, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, पर मैं हल्का सा एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि वहाँ का इन्फॉर्मेशन, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज यूज़ करके मैं आपको ये सारे फॉर्मूले डिराइव करवाऊंगा जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन के साथ समझना। कुछ चीज़ें अगर नहीं भी कंफ्यूज करें, मतलब कुछ चीज़ें अगर कंफ्यूज करें भी, नहीं भी समझ आए, तो घबराना मत, वो चीज़ें हम कोऑर्डिनेट में और अच्छी क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस बात को ऐसे समझो स्टूडेंट्स कि मान लो अगर इस पर मैं कोई पॉइंट लेना चाहता हूँ, कोई एक रैंडम पॉइंट लेना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो ध्यान से सुनना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ, है ना, मतलब इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और इस पॉइंट से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा सर, ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो डिस्टेंस है सर, ये जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट, ये जो पी पॉइंट है इसका ये जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये जो डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर इसको ओरिजिन से कनेक्ट करें, मतलब पॉइंट पी को अगर ओरिजिन से कनेक्ट करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है। तो आप प्लीज़ इस बात को समझो, मान लो अगर ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट पी और अगर ये आपका पॉइंट ए है, तो एक बात समझो स्टूडेंट्स, वही ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके मुझे बताओ कि क्या अब पॉइंट पी पर, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ आपसे, क्या मैं ये कहूँ चूंकि ये सर्कल की रेडियस 1 है तो ओपी की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स। अगर मैं ओपी की लेंथ की बात करूँ, मैं ओपी की लेंथ को मैथमेटिकली से डिनोट कर रहा हूँ, तो ओपी की जो लेंथ है वो मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट है। सर ओपी की लेंथ आपने 1 कैसे कही, आई होप मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सर फॉर्चुनेटली जो ये ओपी है ये सर्कल के सेंटर को सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर से टच कर रहा है, मतलब ये सर्कल की रेडियस है और सर्कल हमने यूनिट रेडियस के लिए, तो ओपी कितना हो गया स्टूडेंट्स 1। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर अगर ओपी 1 हो गया, अगर ओपी 1 हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ, ओपी के 1 हो जाने से ये फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताओ ओ ए क्या होगा, चलो छोड़ो, अगर मैं आपसे ओ ए अपॉन ओ पी पूछूँ तो आप क्या बोलोगे सर। सर अगर आप मुझसे पूछते हो ओ ए
अपॉन ओ पी, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, मैं तो बस इतनी सी बात कहूँगा कि अगर ये थीटा है तो ओ ए अपॉन ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। तो ओ ए अपॉन ओ पी कितना होगा, कॉस थीटा। तो क्या सर आप मुझे ओ ए बता सकते हो? सर बिल्कुल मैं ओ ए बता सकता हूँ। ओ ए होगा ओ पी इंटू कॉस थीटा। और ओ पी की वैल्यू कितनी है सर? ओ पी की वैल्यू 1 है, ओ पी 1 यूनिट का है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है सर? ओ ए की वैल्यू होगी कॉस थीटा। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। सर ओ ए की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस अगर कॉस थीटा है तो कहना है से ये जो ओ ए की वैल्यू है यही ये लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है और ये लेंथ इक्वल है। अगर ये लेंथ इक्वल है तो ये पॉइंट का मतलब क्या हो सर? एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ये होता है कि उस पॉइंट से अगर मैं वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो जो लेंथ है वही तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर ओ ए क्या हुआ सर? ओ ए होगा कॉस थीटा, यानी पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कॉस थीटा। आई होप ये बातें बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जा रही हैं और ये बातें बहुत इजीली आसानी से आपको समझ आ रही हैं, यहाँ तक कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर सिमिलरली क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर ए पी अपॉन ओ पी क्या होगा? बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं पूछ रहा हूँ ए पी अपॉन ओ पी क्या होगा। जब आपसे पूछा जाए ए पी अपॉन ओ पी तो ध्यान से देखो सर, ए पी अपॉन ओ पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर वो होता है साइन थीटा। तो ए पी अपॉन ओ पी को क्या मैं साइन थीटा कह सकता हूँ? सर अगर ए पी अपॉन ओ पी को आपने कहा साइन थीटा तो क्या आप मुझे ए पी बता सकते हो? बेशक सर, ए पी जो होगा वो होगा ओ पी साइन थीटा। और स्टूडेंट सोच के बताओ ओपी की वैल्यू कितनी है सर? ओपी यानी रेडियस, रेडियस है 1 क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो सर एपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? सर एपी की वैल्यू होगी साइन थीटा। और जब आपसे कोई कहे एपी की वैल्यू साइन थीटा होगी, मतलब सर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका एपी है और इसकी वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये साइन थीटा के इक्वल है। मतलब पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं पी पॉइंट का वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट रीड करूं तो वो कितना आ रहा है? पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर ड्रॉप की गई परपेंडिकुलर की लेंथ जो कि कितनी है स्टूडेंट? साइन थीटा। तो मैं आपको बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये पता हो, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अगर एक सर्कल पर मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया पी और अगर मुझे ये पता हो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, और अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी प्रॉब्लम आसान बनाने के लिए बस इतना कह दूं कि ये एक अगर यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट पी के मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आई होप ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट समझ आए। पहले तो ये बात आपको समझ आई। अब इसी कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। पर मेरा पूरा यकीन है कि इस वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं है। मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आपको सारी चीज़ें समझ आई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं प्रूव करने वाला हूँ आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़, बट विद अ बेटर एक्सप्लेनेशन। पर उस एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करें, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त डेफिनेटली। बट अभी फिलहाल जब मैंने ये सारी बातें यूज़ की तो आई होप इन सारी चीज़ों ने आपको कन्फ्यूज़ नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करने जा रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। बट उनसे पहले अगर मैं आपको सीधी सीधी बातें समझाना चाहूँ तो बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। अगेन मान लो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस, और मान लो ये क्या है आपका क्लियरली एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर यह है आपका क्या? वही यूनिट सर्कल। इस सर्कल की जो रेडियस स्टूडेंट्स वो कितनी है? 1। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। अब अगर मैं इस पर कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे एक पॉइंट ले लेता हूँ P1, एक पॉइंट ले लेता हूँ P1, है ना। एक पॉइंट ऑब्वियसली हमारा क्या स्टूडेंट्स? ओरिजिन, जिसे मैं डिनोट करता हूँ O से, है ना। अब अगर इस P1 पॉइंट के बारे में मैं कुछ बात करूँ तो जो मुझे पॉइंट समझ आ रहा है वो ये कि इस P1 पॉइंट ने O के साथ, ओरिजिन के साथ, लेट्स से थोड़ी देर के लिए जो एंगल बनाया है वो है थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से P2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से P2। मतलब इसे मैं थोड़ा सा लेट्स से फाई एंगल और घुमा देता हूँ, मतलब थीटा से मैं इसे फाई एंगल और शिफ्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे थीटा से फाई एंगल सब्ट्रैक्ट किया, है ना, सॉरी ऐड किया, मतलब फाई एंगल और ऐड किया, और क्लियरली मैंने उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड किया, तो मैंने उसे यहाँ पहुँचा दिया। और क्लियरली ये 180 डिग्री नहीं है ना, इफ़ इट लुक्स लाइक 180 डिग्री, डोंट गेट कन्फ्यूज, डोंट टेक इट एज 180 डिग्री। हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि चलेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मैंने एक पॉइंट कहीं ना कहीं P2 लिया, मैंने कहीं ना कहीं पॉइंट P2 लिया, और P2 बेसिकली है, मान लो कि P2 बेसिकली कुछ नहीं है सर, अगर थीटा एंगल के बाद उसी P1 पॉइंट को घुमाते हुए सर्कल पर अगर फाई एंगल से और रोटेट किया तो आपको P2 पॉइंट मिलता है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो अभी बताई गई थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है सर, होते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जा रहा हूँ तो घबराना मत। आई होप ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ रही हैं। P पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा। कैसे पता किया सर? पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो ये ओ पी मतलब पी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन जो एंगल बना रही है, हम उसी एंगल का कॉस और साइन रेशियो ले लेते हैं, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली बन जाते हैं। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है सर। क्या है सिंपल सी बात स्टूडेंट्स? कि सर अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि P1 के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, पहली बात तो अगेन ये क्या था? यूनिट सर्कल। अगर ये एक यूनिट सर्कल था, इफ दिस इज अ यूनिट सर्कल, हमने अगेन क्या लिया है स्टूडेंट्स? हमने एक यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल मतलब क्या? हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है स्टूडेंट्स? उसकी रेडियस है 1। मतलब P1 का कोऑर्डिनेट सर अगर P को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो वो लाइन ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली P1 की लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स में बिना किसी हेजिटेशन के कहूँगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही है और ये बातें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं कर रही और ये क्लियरली आपको समझ आ रहा है जो सब मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ मैं नोटिस करवाऊँ तो क्या आप ऐसा सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स? इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और प्रॉपर्ली ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि शायद ही आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मान लो ये फाई यहाँ कहीं है ना, मतलब इसे मैंने रोटेट किया कुछ यहाँ तक और ये जो पॉइंट निकल के आया, मतलब मैं चीज़ें ठीक से दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि P1 को घुमा कर लाए, मतलब मैंने इस थीटा एंगल से घुमाने के बाद फाई एंगल और इसको शिफ्ट किया तो ये P2 मिला। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि ये जो P2 पॉइंट है इसका अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं क्या बोलूँगा? सर P2 को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा प्लस फाई। आपको समझ आ रहा है? इतना एंगल थीटा और इतना फाई, तो ये एंगल कितना है? थीटा प्लस फाई। तो P2 का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो P2 का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा कॉस एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल वो है थीटा प्लस 5, तो कॉस थीटा प्लस 5। और वाई एक्सिस के साथ बनाया जो एंगल है वो कितना है स्टूडेंट्स? आई होप ये बातें बॉदर नहीं कर रही हैं आपको और ये बातें अच्छे से समझ आ रही है। इनको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। P2 के साथ जो बनाया हुआ एंगल है वो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है सर? एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? साइन थीटा प्लस 5। आई होप आप P1 को देख के समझ पा रहे हो चीज़ें और इसको देख के बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे हो और बहुत घबराहट नहीं मच रही है बच्चों में, है ना? ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ आ रही हैं, मेरा पूरा यकीन है ना? इन ब्रैकेट्स को मैं और अच्छे से आपको बना के बता दूंगा ताकि आप किसी भी ब्रैकेट को लेके कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट? सर ये कोऑर्डिनेट्स हैं P2 के। आई होप यहाँ तक चीज़ें स्मूथ है, यहाँ तक चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। सर एक छोटा सा काम और करते हैं, बहुत ध्यान से सुना, बहुत मज़ेदार सी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मज़ेदार सी बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि मान के देखो सर कि अगर मैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फाई डिस्टेंस चलता हूँ, मतलब ये जो डिस्टेंस थी सर, ये डिस्टेंस याद है ना स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस फाई थी। अगर यहाँ से भी मैं फाई डिस्टेंस चल लेता हूँ, मान लो यहाँ से भी मैं फाई डिस्टेंस चल लेता हूँ, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर मैंने यहाँ से भी फाई डिस्टेंस चला, लेकिन इस बार कैसे चला? क्लॉकवाइज। इस बार अगर क्लॉकवाइज चला तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ -5। इसे मैं थोड़ी देर के लिए क्या कह देता हूँ? -5, क्योंकि हमने सीखा है सर ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी सिंपल सी बात है। बात बड़ी सिंपल सी ये है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो उस एंगल को पॉजिटिवली रीड करते हो और क्लॉकवाइज आते हो तो नेगेटिवली रीड करते हो। मैंने क्या किया? मैंने एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड थी, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड थी वहाँ से मैंने क्लॉकवाइज 5 डिग्री नीचे शिफ्ट किया और जैसे ही 5 डिग्री एंगल से शिफ्ट किया तो मुझे लेट्स से एक और पॉइंट मिला जिसे मैं कहता हूँ P3। अगर मैं इसे कहता हूँ P3 तो बहुत ध्यान से, बहुत ज़रूरी बात सुनना है स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे P3 के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? मेरे ख्याल से सर जो P3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे सर? सर आपने यहाँ से 5 डिग्री नीचे शिफ्ट किया, मतलब -5। तो सर सिंपल सी बात है, अगर ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और अगर आप यहाँ से नीचे शिफ्ट हो रहे हो, तो आप इसे यहाँ पर ऐसे डिराइव कर पा रहे हो कि P3 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस के साथ बनाया एंगल जो कि है -5, तो हो जाएगा कॉस ऑफ -5 कॉमा साइन ऑफ -5। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं और ये बातें बहुत ज़्यादा आपको बॉदर नहीं कर रही हैं। एक बात याद है स्टूडेंट्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि इससे नीचे यहाँ पर कॉस और साइन पॉजिटिव होते हैं और ये 0 × पाई माइनस थीटा है, तो क्लियरली इससे मैं क्या लिख लूँगा? cos 5 और इससे मैं लिख लूँगा -sin 5। तो इसे और सिंप्लीफाई करके क्या मैं इन अ बेटर लैंग्वेज ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? प्लीज़ याद रखिएगा इसे। इसी बात को मैं एक और आसान भाषा में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या स्टूडेंट्स? cos 5 कॉमा माइनस ऑफ साइन 5। आई होप ये बातें आपको समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। अब दो इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशन सुनिएगा ध्यान से। मोटा मोटा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना भूल जाऊं तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सर ये जो एंगल है या फिर सर ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल सेम है?
ये दोनों एंगल क्यों सेम है, इस बात को समझो स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आपके सामने किसी एक पॉइंट से डिनोट करूँ, है ना, अगर इसमें किसी पॉइंट से डिनोट कर दो, लेट मी कॉल इट, लेट्स से P1 P2 P3, लेट्स कॉल इट P4 फॉर अ वाइल, है ना। अगर मैं इसे कहूँ P4, तो बात समझो स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। P4OP2, अगर मैं आपके सामने एंगल कहूँ P2OP4, तो ये कौन सा एंगल स्टूडेंट्स, ये एंगल है P2OP4, यानी ये वाला एंगल। और ये एंगल किस किस से बना है सर, ये एंगल थीटा और फाई से मिलकर बना है। तो आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या है सर, ये एंगल है थीटा प्लस फाई, मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये है थीटा प्लस फाई। और सर अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं P1OP3, मैं आपसे पूछूं एंगल P1OP3, अभी सिग्नेचर की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे एंगल पूछना चाह रहा हूँ कौन सा, P1OP3। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल P1OP3, क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, P1OP3, तो क्लियरली सर ये एंगल भी कैसे बना है सर, ये एंगल थीटा और फाई से मिलकर बना है, मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ सर। थीटा और फाई अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो थीटा प्लस फाई। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। मतलब अगर एक ट्रायंगल होता, मान लो आपके पास, कैसा ट्रायंगल, P1OP3, मतलब कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल तो होता P2OP4, है ना, एक ट्रायंगल ये होता है स्टूडेंट्स P2OP4, है ना, तो एक ट्रायंगल ये होता, और एक ट्रायंगल कौन सा होता, P1OP3, एक ट्रायंगल ये होता P1OP3। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, आपको चीज़ें नजर आ रही है ना। इनको अगर मैं दोनों बातों को अलग से समझाना चाहूँ तो एक तो ट्रायंगल है P2OP4, है ना, एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ऐसा जो कि है क्या, जो कि है P1, आई थिंक P1 है या P2OP4। अगर मैं आपको नज़र सीधे समझाऊँ तो ये है P2OP4, है ना, और इसमें जो एंगल है कितना है स्टूडेंट्स, ये एंगल है थीटा प्लस फाई, है ना। सिमिलरली एक और ट्रायंगल है स्टूडेंट्स P1OP3, है ना, एक और ट्रायंगल है स्टूडेंट्स P1OP3, ये क्या है स्टूडेंट्स, P1OP3, एंड फॉर्चुनेटली इसका भी ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट है थीटा प्लस फाई। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो अगर ये दोनों एंगल सेम हैं, और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी याद है, सर्कल में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर सर मेरे पास एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है और अगर इसमें कोई कॉर्ड है, अगर एक कोई कॉर्ड है और एक और कॉर्ड है, और अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो कॉर्ड है AB और ये जो कॉर्ड है CD, अगर मुझसे कोई कह दे कि सर कॉर्ड AB और कॉर्ड CD की लेंथ इक्वल है, तो क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट्स, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी अगर ये एंगल कुछ है, लेट्स कॉल इट अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, क्योंकि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, मतलब अगर CD AB के इक्वल है तो वो इक्वल एंगल ही सबटेंड करती है। अगर ये प्रॉपर्टी याद है, और अगर ये नहीं भी याद है तो इसको ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, OP2 या OP1 क्या है, रेडियस, OP3 या OP1 या OP4 ये सब क्या है, रेडियस, और रेडियस कितनी है 1। यानी मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप इस ट्रायंगल में आए तो OP2 कितना है 1, OP4 कितना है 1, OP1 कितना है 1, OP3 कितना है 1। अब आप समझो बात को स्टूडेंट्स, क्या मैं ये कहूँ कि सर ये ट्रायंगल्स ना सिर्फ सिमिलर हैं बल्कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के क्योंकि ये और ये रेडियस 1, ये और ये साइड भी 1, और इनके बीच का एंगल पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 5 प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा। अगर इनका एंगल 5 प्लस थीटा है तो डेफिनेटली P2 P4 या P1 P3 भी इक्वल होंगे। मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर ये जो ट्रायंगल है कौन सा, O P2 P4, ये ना सिर्फ सिमिलर होगा बल्कि कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम होगा, किसके किसके स्टूडेंट्स, O P1 P3 के। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? बड़ी ही सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी अगर ये सेम ट्रायंगल है, अगर ये सेम ट्रायंगल है, अगर ऐसे प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे समझो कि अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे तो वो कॉर्ड इक्वल ही होती हैं। यानी कि अगर आप यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखो किस ट्रायंगल में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं कहने जा रहा हूँ। अगर आप इसे देखो, किसे देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, तो ये जो कॉर्ड है स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्ड है ये क्या एंगल सबट्रैक्ट कर रही है, 5 प्लस थीटा। अगर ये 5 प्लस थीटा सबट्रैक्ट कर रही है, सिमिलरली आप इन दोनों से मिलकर ये जो बनने वाली है ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का एंगल देखो स्टूडेंट्स, ये भी कितना बन रहा है, 5 प्लस थीटा। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स 5 प्लस थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब P2 P4 वाली जो कॉर्ड है ये कॉर्ड, और P1 P3 वाली जो कॉर्ड है ये कॉर्ड, अगर ये दोनों कॉर्ड्स 5 प्लस थीटा एंगल सबटेंड कर रही हैं तो कहना है इसे कि सर P2 P4 और P1 P3 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। या नहीं भी आए तो ये प्रॉपर्टी से कि अगर दो लाइंस, दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करें
तो वो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। मतलब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको देने वाला हूँ कि सर P2 P4 और P1 P3 इक्वल होंगे। मैं क्या कहने वाला हूँ स्टूडेंट्स, P2 P4 जो कॉर्ड है आपकी और P1 P3 जो आपकी कॉर्ड है ये इक्वल होंगी, क्योंकि सर कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल, है ना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, है ना, कहीं ना कहीं कभी ना किसी तरीके से काम आएगी। दैट कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब ना सिर्फ अभी हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं बल्कि उसके थ्रू डेरिवेशन के दौरान मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी सिखाने वाला हूँ जो आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगी। सो कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड equal angle, mind you everyone, they subtend equal angle at what, at center। I hope याद रखेंगे आप ये बात, इसमें कोई confusion नहीं है। और अगर ये equal angle subtend करती हैं सेंटर पर तो बात खत्म। इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे तो वो कॉर्ड इक्वल लेंथ की ही होंगी, ये बात याद रखिएगा। बस अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल है, वो पार्ट आपको नहीं पता है तो मुझे शायद यहाँ पे रुकना होगा, या मैं चाहूँ तो बता दूँ पर अननेसेसरीली मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। बस अभी मैं इस बात पर, इस थ्रेड को यहाँ रोक रहा हूँ कि जब हम प्रूव कर देंगे कि P2 4 और P1 P3 इक्वल हैं, जैसे ही मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि ये कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे ही मैंने ये प्रूव किया स्टूडेंट्स, कौन सी दो कॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं इन दोनों कॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ P2 P4, एक तो आपकी ये वाली कॉर्ड स्टूडेंट्स और एक आपकी P1 P3। सो इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल रखने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैं ये सारे रिजल्ट्स डिराइव कर लूंगा। खैर अब मैं उस डिस्टेंस फार्मूला की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि शायद अब चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, जितना भी पढ़ा उतना आई होप समझ आया। उस डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते ही आपके सारे फॉर्मूले बनने लग जाएंगे, आप ये सारे फॉर्मूले देखोगे। मतलब मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको बल्ड डाउन करना चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। पहला रिजल्ट, जब इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे, जब आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे, ये सब चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही क्या क्या रिजल्ट आएंगे। मतलब मैं इसको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और डिटेल में मैं जाना पड़ेगा और अननेसेसरीली हम एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो मैं उस पार्ट को थोड़ा रोक रहा हूँ और बस ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आप P1 P3 की लेंथ को P2 P4 की लेंथ के इक्वल रख देंगे तो आपके ये सारे रिजल्ट्स आने लगेंगे, जो रिजल्ट्स आपके सामने में लिखने वाला हूँ। पहला रिजल्ट कि जब भी आप साइन थीटा प्लस फाई करेंगे, आप थीटा प्लस फाई देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उसको क्या लिख देता हूँ, दो एंगल्स का सम। तो साइन थीटा प्लस फाई को मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी, तो ये एक रिजल्ट बना कर देगा आपको। यानी साइन ए प्लस बी को आप देखोगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे जब हम निकालते हैं ना, जब हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं साइन थीटा प्लस फाई, तो वो आता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो वो जो थीटा और फाई का जो रिजल्ट हमारे सामने आता, मैंने उसी रिजल्ट में थीटा और फाई को ए और बी से रिप्लेस कर दिया, तो एक रिजल्ट ऐसा मिलेगा। ना सिर्फ ये रिजल्ट बल्कि मुझे ऐसे इतने सारे रिजल्ट मिलेंगे और भी काफ़ी सारे मिलेंगे, और ये सारे रिजल्ट्स इन्हीं रिजल्ट्स के डेरिवेशन हैं। मतलब हमने ये जो 4 रिजल्ट्स निकाले ना मेजरली, इन 4 रिजल्ट से काफ़ी सारे फॉर्मूले बनेंगे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत सारी मैजिकल सी चीज़ें इन फॉर्मूले पर होंगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अभी तक जो भी बातें हमने सीखी उनका ये क्रक्स है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक बार इस पार्ट को ध्यान से देखो, एक बार समझो, एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करो कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, नोट्स बनाओ और मुझे बताओ कि क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आई। आई होप कमेंट्स में आप लिख पा रहे हो कि आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है। कोई भी बात अगर इस पार्ट में भी अधूरी रह गई हो, कोई बात ना समझ आई हो तो ज़रूर लिखो, और जो भी अभी तक की लर्निंग है जल्दी से रिकॉल करो। तो मुझे कॉमेंट में लिख के बताओ कि अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आज के लेक्चर की आपने क्या सीखी, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस पार्ट के साथ। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखो अब इसके बाद मुझे बस इतना सा सोचना है कि इन फॉर्मूलों को कैसे फिगर आउट करना है। मैं एक पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपसे कोई कहे साइन ए प्लस बी तो आप क्या कहते हो सर, आप बड़ी सिंपल सी बात कहते हो। साइन ए प्लस बी के लिए जो फॉर्मूला है वो है सर, बड़ी सिंपल सी और साधारण सी बात, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। यानी अगर मैं इसमें माइनस साइन लगाऊँ, मतलब ए प्लस बी की जगह मैं माइनस यूज़ करूँ, मतलब मैं क्या कर दूँ सर, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, इसे मैं लिखूंगा फिर साइन ए कॉस बी, वही एक्सप्रेशन, बट अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ गया तो बीच में बस यहाँ भी प्लस की जगह माइनस लगा देंगे और लिख देंगे कॉस ए साइन बी। बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। और इसका डेरिवेशन क्या है, ये कुछ यहाँ से आ रहा है। खैर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको रोका कि बस अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, और उसके थ्रू आप सारे फॉर्मूले ये जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आप बना लेंगे। तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की और बारीकी में हम चले जाएंगे और वहाँ पर आप और शायद थोड़े कन्फ्यूज हो जाएँ, इसलिए मैं रुक के सीधे रिजल्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
इसी तरीके से अगर आप सोचना चाहें तो एक और बात, अगर ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आए तो बेशक आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कॉस ए प्लस बी क्या होता है तो वो होता है स्टूडेंट्स कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस ई और प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी। आई होप ये बात याद रहेगी आपको। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या कि अगर कॉस ए प्लस बी लिखा है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते चलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस के कारण यहाँ पे माइनस जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। और इसका प्रूफ है हमारा वो ज्योमेट्री वाला पार्ट जो अभी जस्ट हमने डिस्कवर किया। आई होप उससे आपने काफ़ी सारी बातें सीखी। क्या इसी बेसिस पे सर आप माइनस वाले साइन का फॉर्मूला बता सकते हो? आई होप हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर कॉस ए प्लस बी इतना आया तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा। बड़ी बेसिक सी बात है, कॉस ए प्लस बी अगर ये है और कॉस ए माइनस बी ये है तो मैं क्या करूँगा, प्लस के कारण माइनस, तो माइनस के कारण यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये रहेगा यही कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, कितना स्टूडेंट्स, साइन ए साइन बी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं, और ये बात बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ आई और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही हैं, है ना सर। अगर ये फॉर्मूले बन के आ रहे हैं हमारे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी के, तो क्या आप टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के भी फॉर्मूले बना सकते हो? मेरे ख्याल से सर, मेरे ख्याल से मेरा जो कहना होगा वो ये कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप टेन ए प्लस बी के बारे में क्या कॉमेंट करोगे, मैं कहूँगा सर टेन ए प्लस बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी। शायद इससे बात बन जाए, आई होप बात बनाई जा सकती है, क्योंकि सर अगर आप इसको ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, टेन ए प्लस बी जो आप निकालने चले हैं उससे मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स क्या, साइन ए प्लस बी, वो क्या होता है सर, आई होप अभी हमने डिस्कस किया, साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कितना है स्टूडेंट्स, प्लस हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, आई एम रियली सॉरी, कॉस ए कॉस बी नहीं, कॉस ए एंड साइन बी, है ना। सिमिलरली जब आप cos a प्लस बी को वर्कआउट करना चाह रहे हो, जब आप cos a प्लस बी को वर्कआउट करना चाह रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूंगा एक रीज़न के कारण जिस पर हम बात करेंगे। अब नीचे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, याद करो, cos a cos b माइनस माइनस साइन a साइन b। अब एक छोटा सा कन्वर्जन में ये करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुझे ये फॉर्मूला एक्चुअली कॉस और साइन की फॉर्म में नहीं चाहिए। हम कौन सा फॉर्मूला एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सर टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी को मैं चाहता हूँ टेन की फॉर्म में। तो एक छोटा सा काम करते हैं, कॉस ए कॉस बी से सब जगह डिवाइड कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करते हैं। और जैसे ही मैंने ऐसा करना चाहा तो क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट, सुनिएगा, अगर यहाँ पे कॉस ए कॉस बी किया तो कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो स्प्लिट कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आए, ये भी हो जाता है कॉस ए कॉस बी। सिमिलरली वही कॉस ए कॉस बी यहाँ भी स्प्लिट किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और वही कॉस ए कॉस बी यहाँ पर भी स्प्लिट किया तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो ओवरऑल हमने इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में कहीं से कहीं तक कोई चीज़ नहीं किया, हमने तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया। सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा आपके सामने स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सर कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, सर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, सर कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल, और सर यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी। तो क्या आपको नजर आया, हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव किया। हमने क्या रिट्रीव किया स्टूडेंट्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखते हो सर टेन ऑफ ए प्लस बी, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखते हो टेन ऑफ ए प्लस बी, तो राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, वो कितना होता है स्टूडेंट, साइन ए अपॉन कॉस ए विल बी टेन ए। आई होप इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। प्लस सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइन बी अपॉन कॉस बी, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन बी। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पर नीचे देखना चाहूँ तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये पूरा वन है तो ये हो जाएगा वन, और इस तरफ अगर देखें तो माइनस। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन ए टेन बी। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन ए डॉट टेन बी। तो क्या आपको नजर आया वही टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं, जिसे हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ तक आई बिलीव कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। ये यही फॉर्मूला है स्टूडेंट जो हमने देखा टेन ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सीधा सीधा सा फॉर्मूला, कि अगर लिखा है टेन ए प्लस बी तो आप क्या लिख लेते हो स्टूडेंट, टेन ए प्लस टेन बी माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी, है ना। इसे माइनस साइन समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। आई होप ये बातें याद रहेंगी। और सिमिलरली जैसे हमने टेन ए प्लस बी बनाया, क्या टेन ए माइनस बी बना सकते हैं? आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है सर। अगर आप बनाना चाह रहे हो टेन ए माइनस बी, अब मैं सीधे हिंट दे दे रहा हूँ, ये फिगर आउट आप खुद करेंगे। जैसे अगर कोई पूछता है टेन ए माइनस बी तो क्या करेंगे सर, बड़ी सिंपल सी बात है, टेन ए माइनस बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ ए माइनस बी।
सेम वही कहानी नजर आ रही है, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फिर वापस वही डिवीजन करना। तो फाइनली आपका जब सिंप्लीफिकेशन होकर आएगा तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, टेन ए माइनस बी क्या बनेगा सर, टेन ए माइनस बी बनेगा टेन ए माइनस टेन बी, तो न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा सर, डिनोमिनेटर में बनेगा वन प्लस टेन ए टेन बी। आई होप ये बात आप याद रखेंगे और यहाँ तक कोई डाउट क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये आपका आज का अगला फॉर्मूला बना। तो हमने बेसिकली अभी ये मेजरली 4-5 फॉर्मूले सीखे, ये 6 फॉर्मूले हैं जिनमें से अगर मैं क्लबिंग करूँ तो ये एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये भी एक ही फॉर्मूला और ये भी कह कर एक ही फॉर्मूला है। क्यों एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्योंकि समझो अगर मैं कंक्लूड करूँ आपको, अगर कोई आपसे पूछे साइन ए प्लस माइनस बी, तो प्लस मतलब साइन ए प्लस बी होता तो आप क्या करते हैं सर, हम करते हैं साइन ए कॉस बी, प्लीज इन फॉर्मूले को याद रखिए। फिर लिखते हैं हम सर प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन सर अगर कोई साइन ए माइनस बी पूछता तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो एक ही फॉर्मूला है ना, बस ऐसे याद रखना है। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछता क्या, अगर मुझसे कोई पूछता सर कि सर कॉस ए प्लस माइनस बी, अब प्लस माइनस बी मतलब अगर प्लस हुआ तो क्या होगा और माइनस हुआ तो क्या होगा, आई होप बताने की जरूरत नहीं है। कॉस ए प्लस बी में आप लिखते हो सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप ये बातें आपको पता है और अब ये बातें अच्छे से समझ आ रही है। ना सिर्फ ये, बट अगर सर यहाँ माइनस होता तो फिर क्या यूज़ करते हैं, फिर आप प्लस यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं इस बात को थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ आपके सामने, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आई होप आपको समझ आ रहा है कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली सर क्या आप एक और रिजल्ट बना सकते हो, बेशक बना सकते हैं। कौन सा वाला स्टूडेंट्स, हम बनाना चाह रहे हैं रिजल्ट टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी। इस बारे में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो वो 6 फॉर्मूले इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टेन ए प्लस माइनस बी को आप लिखोगे क्या है स्टूडेंट्स, टेन ए प्लस टेन बी, अगर ये टेन ए प्लस बी होता तो अपॉन में क्या लिखता स्टूडेंट्स, वन माइनस टेन ए टेन बी। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टेन ए माइनस बी का, तो ये हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में क्या स्टूडेंट्स, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आए। इन 6 के 6 जिन्हें हमने 3 फॉर्मूले में बॉइल डाउन किया को लेकर कोई डाउट क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है, इनको अच्छे से आपने समझा। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, जब आप इन 6 फॉर्मूले या इन 3 फॉर्मूले को सीखते हैं, इनसे अब आने वाले चैप्टर के, इस चैप्टर के हर कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है, इन्हीं पर रिलेटेड। मतलब मैं कहूँगा कि हम ग्रेजुअली अपनी लेवल बढ़ा रहे हैं। पहले एंगल समझा था, फिर हमने क्वाड्रेंट्स पर आए, फिर हमने रेशियोज को समझा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में आए हम, फिर ग्रेजुअली इनसे बनने वाली अलग अलग आइडेंटिटीज सीखी, फिर हमने प्रॉपर्टीज सीखी, और अब आते आते हमने इन पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले बनाए। उसी कहानी को हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो सारी चीज़ें सीखी वो सारे फॉर्मूले, इनके प्रूफ, बट मेरा कंसर्न ये है कि इन्हीं से अब और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले बनेंगे, हम लेवल इंप्रूव करते चले जाएंगे और हम इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स इन फॉर्मूलों को रिवाइज भी करेंगे, मतलब हम इन्हें याद भी रखेंगे। मतलब रटने वाली कोई बात नहीं है, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये फॉर्मूले आसानी से हमारी फिंगर टिप्स पर हों। मेरा पूरा यकीन है कि अभी तक के लेक्चर में सारी बातें आपको समझ आई, ये सारे फॉर्मूले इजी नजर आए। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि लेक्चर में चीज़ें डिफिकल्ट तो नहीं हो रही हैं, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। डेरिवेशन वाला पार्ट भी आई होप इजीली समझ आ रहा है। थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, थोड़ी सी कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और उन्हें ट्रिकी होने दीजिए। आप कॉम्प्लिकेटेड और टफ चीज़ों से ही डील कर आप बारीकियाँ सीख पाएंगे, आप गहराइयाँ एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप इनसाइट्स जान पाएंगे। आई होप आप मेरी पॉइंट को, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और इलस्ट्रेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए आई होप इतना काफ़ी है। ये जो सारी चीज़ें हमने सीखी, इनको लेकर कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। ये सारी बातें आपने अच्छे से आज के लेक्चर में समझी। तो सिंपल सा और बड़ा बेसिक सा पॉइंट स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ www.magnetbrains.com। ये आपने सर्च बार में जाकर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये इंडिया का 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी आपको हर सेक्टर, हर सेगमेंट में, जैसे अगर आप देखना चाहें, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, सारे कोर्सेज जब आप एक्सप्लोर करेंगे, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, इसके अलावा अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, CUET, हर सेक्टर, हर सेगमेंट पे पूरे प्रोग्राम, कंप्लीट कोर्सेज, पूरे मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वेबसाइट पर आकर आपको सब्सक्राइब करना है, कोई ट्रायल वर्जन है, कोई पेड वर्जन है, कोई हिडन परचेज, कोई कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। जैसे अगर आप IIT JEE पर क्लिक करें तो हर सब्जेक्ट को
क्लास वाइज अरेंज किया गया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके फाउंडेशन क्लासेस सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, 11th स्टैंडर्ड के सेक्शन पर जाओगे और आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स के लेक्चर देखना चाहते हो तो आपके मैथ्स के लेक्चर ओपन हो जाएंगे। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हुए ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम आपको कन्वे करते हैं। ये सारे वो प्रोमिसेस है जो हम डिलीवर करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही आपने 11th के मैथ्स पर क्लिक किया तो 11th के वो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट जो शूट हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं और आपके सामने रखाते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि यहीं पर आप क्लिक करके हमारा गूगल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहीं के नीचे आपको हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है और इसी के जस्ट नीचे आपको डाउट फॉरवर्ड करने का भी लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, जिसके जरिए आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने डाउट्स प्रॉपर्ली क्रॉप करके सही रिजोल्यूशन में भेजिए ताकि उन्हें एक साथ एक कंबाइंड मैनर में कंबाइंड लेक्चर में सारे डाउट्स एक साथ एक्नॉलेज और एड्रेस कर दिए जाएंगे। जब हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे तो आपके रिमार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली लिख के भेजिएगा फॉर्म भरते वक्त, डाउट फिल करते वक्त, डाउट सबमिट करते वक्त, ताकि हम समझ पाएँ कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो। विद दैट स्टूडेंट, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एक कोई लेक्चर देखना है तो आप क्या करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको DPP सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप खुद फील कर रहे हो कि बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत डिटेल्ड मैनर में, थरली हम एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि अगर आप आगे एक्सप्लोर करें, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में आप बफर फ्री मोड में सारे लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स आसानी से देख सकते हैं इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हालांकि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, वहाँ भी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, वहाँ भी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं आपके लिए। आई होप ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और इन्हें काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो इन वीडियोस को लाइक भी करिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड, और इसी शिद्दत से हम आपके लिए काम करते रहे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपसे इन्फॉर्म्ड हो और हर चीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और सारी चीज़ें रेगुलरली आप देखते रहें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, इन लेक्चर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है क्योंकि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सकें और इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।